गुड मॉर्निंग। जय माता दी। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन। चलो शुरू करते हैं फिर क्लास। जल्दी से रिवाइज करवा दो, पढ़ा था घर पे, रिवाइज करवा दो। फिर मुझे सवाल मेरा, जवाब आपका। पूछो सवाल। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फादर का नाम आइगोर एनसॉफ। उसके बाद मुझे बताओ टॉप लेवल क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट लेवल। कॉरपोरेट लेवल से क्या मिलता है? विजन और मिशन। सेकंड लेवल किसका? बिजनेस लेवल से क्या मिलता है? बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल। थर्ड लेवल किसका? ऑपरेशनल का दूसरा नाम फंक्शनल लेवल। यहाँ से क्या मिलते हैं? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ओपन एंडेड कौन? क्लोज्ड एंडेड कौन? ऑब्जेक्टिव्स। जल्दी से बताएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल किन्होंने दिया? फ्रेड आर डेविड ने। सबसे पहले क्या करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल से क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इंटरनल से क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जल्दी से बताएंगे स्वॉट एनालिसिस किस एनवायरनमेंट पे लगेगा? दोनों पे। आगे बताएंगे मुझे हमारा फोर्थ स्टेप क्या रहता है? जनरेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, उसमें से एक बेस्ट चूज करनी है। फिर लास्ट स्टेप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चोजन स्ट्रैटेजी, फीडबैक, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। याद हुआ? वैल्यू चेन एनालिसिस किया था, कितने स्टेप्स कर लिए? 2। सबसे पहले सामान आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। क्या क्या करते थे? सबसे पहले रिसीव, चेकिंग, स्टोर, स्टॉक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू प्रोडक्ट्स। माल आ गया, सामान आ गया हमारी फैक्ट्री में। अब क्या होगा? ऑपरेशंस। क्या करते हैं? मैप, एम, मशीनिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग, और कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, और टेस्टिंग। डन है। चलें जी, सामान बन गया हमारा, फैक्ट्री में सामान आ गया, सामान की प्रोसेसिंग हो गई, ऑपरेशंस हो गए। आगे का काम शुरू करते हैं। अब सामान पहुंचेगा मेरा कहाँ? अब मेरा सामान जाएगा कस्टमर्स तक। अब मेरा सामान जाएगा मेरे कस्टमर्स तक। कस्टमर बनाएंगे हम। ये है मेरा प्यारा सा कस्टमर। ये मेरा कस्टमर है। ये कस्टमर तक सामान जो है वो जाएगा। और चेक करो बेटा, जब सामान इनपुट की फॉर्म में फैक्ट्री में आया, इट वाज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। आज सामान बाहर पॉइंट ऑफ सेल्स पर जाएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो नाम लिखेंगे। अब हम करने वाले हैं अपना आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है? सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। अब देखो, पहले जो माल सामान उतरा था वो मेरी फैक्ट्री में उतरा था प्रोसेसिंग के लिए। अब आप सोचो, आप रिटेलर हो, दुकानों पे सामान हम भिजवा रहे हैं, और अब आप रिटेलर हो। फिर से बेटा जी, जहाँ से सामान आया आप कलेक्ट करोगे, सामान उतरवाओगे ना, अपनी दुकान पे भी तो उतरवाओगे। सामान आप सबसे पहले क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। यानी कि वो ट्रैक्टर से, ट्रक से, या जिससे भी वो सामान आया है उसको आप उतरवाओगे, कलेक्ट करोगे। फिर उसको बाहर तो नहीं छोड़ दोगे अपनी फैक्ट्री। अब फैक्ट्री तो यहाँ पे खैर ख़त्म हुई, यहाँ पे वो अपनी शॉप में, वेयर हाउस या गोडाउन में हम स्टोर जो है उस सामान को करवा देंगे, और जिसको जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम वो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटा अब डिस्ट्रीब्यूशन किसको होगा? कस्टमर्स को। सो सबसे पहले सामान आया, जहाँ से भी सामान आया, अब मेरी
रिटेल आउटलेट पर सामान आ रहा है, मेरी दुकान पर आ रहा है, सामान मैं पहले उतरवाऊंगी, उसको अपने गोडाउन में स्टोर करूंगी और फिर यहाँ से मैं कस्टमर्स तक सामान को भिजवाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो मैं करूंगी। और क्या होगा बेटा, इसके अंदर भी सेम वही बातें, मटेरियल हैंडलिंग भी तो आएगा। जो सामान आया है उसका मटेरियल हैंडलिंग आप करोगे, स्टोरेज को आप वेयर हाउसिंग भी बोल सकते हो, ये सारा काम जो है आप करने वाले हो इस केस में। और मान लीजिए बेटा जी कि माल सामान अब आपको लोगों तक अगर देना है तो आप लोगों तक खुद पहुंचा रहे हो, तो फिर डिलीवरी सर्विसेज, जिसको आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा बेटा ये चेक करो, ये सारी चीज़ें तो तब ना जब वो टैंजिबल गुड है, जैसे ये माइक है, ये लैपटॉप है, कोई कपड़े हैं, पेन है, किसी भी तरीके का कोई टैंजिबल प्रोडक्ट है। व्हाट अबाउट बेटा सर्विस? दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट करना है, अब कॉन्सर्ट करने तो वो आपके घर तक नहीं आने वाला, घर घर तो वो नहीं आएगा। माल सामान जो टैंजिबल नेचर का है वो तो आप किसी के घर पे डिलीवरी दे सकते हो, पहुंचा सकते हो, पर अगर कोई सर्विस है, आज मैं आपको सर्विसेज टीचिंग की दे रही हूँ, आपको यहाँ तक आना पड़ रहा है, मैं थोड़ी ना आपके घर तक जा रही हूँ। दिलजीत दोसांझ का अगर आप कॉन्सर्ट सुनने जा रहे हो, आपको जाना पड़ता है, दिलजीत तो आपके घर तक नहीं आएगा, आप चाहे जितने मर्जी बड़े फैन हो उनके। कोई भी आपको अगर सर्विस अवेल करनी होती है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है, सर्विस अवेल करनी होती है जहाँ सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है, वहाँ पे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर तक लाया जाएगा। प्रोडक्ट तो आप रिटेलर दे सकता है, डिलीवरी करवा देगा, कुरियर करवा देगा, कुछ भी तरीके से आपके घर तक सामान पहुंचा देगा। व्हाट अबाउट इनटैंजिबल प्रोडक्ट, जो सर्विसेज कहलाते हैं? सर्विस के केस में बेटा, इन केस इट इज़ अ सर्विस, इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में क्या होगा? अरेंजमेंट्स फॉर ब्रिंगिंग customers to the service are made। ये कोई फिक्स्ड लोकेशन जो है वो हो सकती है, कोई भी फिक्स्ड लोकेशन हो सकती है। एग्जाम्पल के केस में आप चाहे टीचिंग सर्विसेज लिख लो, आप चाहे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स लिख लो, इन चीज़ों में आपको जाना पड़ेगा सर्विस अवेल करने। आइएगा लर्न करेंगे अब इसको। सो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हम बात कर रहे हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की। सामान आया, प्रोसेस हुआ, अब सामान दुकानों तक जाएगा बिकने के लिए। तो जो रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, जैसे आप पहले सामान उतरवाओगे, कलेक्ट करोगे, मटेरियल हैंडलिंग करोगे, स्टोरेज वेयर हाउसिंग करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे कस्टमर्स को। व्हाट अबाउट अ सर्विस? अगर सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हो तो फिर अरेंजमेंट्स विल बी मेड टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू द सर्विस प्रोवाइडर। खत्म कहानी। चले लर्न करेंगे एक बार। सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग, सामान बाहर जाएगा, क्या क्या होगा? सबसे पहले कलेक्ट करोगे, फिर स्टोर या वेयर हाउसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दोगे, और मटेरियल हैंडलिंग। एंड व्हाट अबाउट सर्विस? अगर सर्विस है तो अरेंजमेंट्स विल बी मेड किसके लिए? टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू द सर्विस लोकेशन। क्लियर है जी बात? आइएगा बुक से पढ़ेंगे, चेक करते हैं क्या हमें लर्न हुआ। ऑन पेज नंबर 46 आइएगा, थर्ड चेक करेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। देखिएगा, कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। अगर टैंजिबल प्रोडक्ट है, वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन।
अगर सर्विसेज हैं तो अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर ब्रिंगिंग द कस्टमर्स टू द सर्विस, कोई एक फिक्स्ड लोकेशन होगी। जैसे इन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट, आप मैच देखने जाते हो, आपको स्टेडियम तक जाना पड़ता है। मैच खेलने के लिए क्रिकेटर्स आपके ग्राउंड में, एमसीडी के पार्क में, घर के आसपास नहीं आने वाले। खत्म कहानी, लर्न हो गया, डन। इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपके पास स्पेस है तो आगे आगे कैरी कर लेना, नहीं तो पड़ोसी के रजिस्टर में बना लो, नहीं तो नीचे कर दो, ऐसे, ठीक है। तो अब करना क्या है बेटा, सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब सामान ऐसे ही तो बिक नहीं जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी एसएम की क्लासेस शुरू होने वाली हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि मैच होने वाले हैं? क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, बस यही तो है, लिख दो। बिना मार्केटिंग, बिना सेल्स के तो काम होगा नहीं। बिना मार्केटिंग, बिना प्रमोशन के तो मूवी चलेगी नहीं। मूवी स्टार्स को भी बोला जाता है मूवीज को प्रमोट करो। कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, ऑडिटोरियम्स में जाएंगे, स्टेडियम्स में जाएंगे, अब्रॉड विजिट्स करेंगे, हर जगह जाएंगे। प्रमोशन जब तक आप नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट की, दुनिया को खबर नहीं मिलेगी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाना चालू किया है। बस यही चीज़ अपन यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास जो काम अब मुझे करना है वो करना है भैया, सामान बेचने के सारे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके मैंने जो है वो देख लिए, सोच लिए। सर्विस है तो मैं लोकेशन भी फिक्स कर ली, पर टिकटें बेचनी भी तो हैं, तो मार्केटिंग करेंगे हम, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स। सो मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या आता है, आप क्या कर रहे हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज के बारे में अवेयर कर रहे हो, बता रहे हो। तो यहाँ होगा कंज्यूमर अवेयरनेस। यहाँ पे हम कंज्यूमर को अवेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रमोशंस करेंगे। ये सारे काम हम करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, और बेटा अगर सुनेंगे, अगर भैया सर्विसेज हैं, इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विसेज हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे मैं सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज दे रही हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, आपको पढ़ा हुआ मेरा अच्छा लगा, आप आगे जाके बताओगे, मैं आपके साथ नेटवर्किंग कर रही हूँ। आपको पढ़ा हुआ पसंद नहीं आया, आप आगे जाके मना करोगे, ये नेगेटिव नेटवर्किंग हो गई, ये डी मार्केटिंग कहलाती है, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप मेरे पढ़ाए हुए को अच्छा मान के आगे बताओगे, उसको हम पर्सनल मार्केटिंग बोलते हैं, यानी कि मैं पर्सन की मार्केटिंग कर रही हूँ। और अगर आप इस चीज़ को कहोगे नहीं अच्छा नहीं पढ़ाया, आप मेरे लिए डी मार्केटिंग कर रहे हो। ये अक्षर हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। तो इन केस बेटा प्रोडक्ट है, नया फ़ोन लॉन्च हुआ, नया जो है फ्लेवर का कोई बर्गर लॉन्च हमने किया, तो हमने कोई पान मसाला, जैसे आपको पता है पहले कौन एडवर्टाइज करता था, सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार। फिर कौन आया, जुबान केसरी कौन बोलने लगा, फिर अजय देव, नहीं पहले अजय देवगन करता था, फिर कौन आया, अक्षय कुमार। फिर किसने जुबान केसरी बोली, शाहरुख खान ने। आजकल कौन बोल रहा है, टाइगर श्रॉफ। अब आप ये चीज़ समझो, हर एज के बंदे से प्रमोशन करवा दी। जो यंग जनरेशन है वो आजकल टाइगर श्रॉफ की फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उन्होंने उस यंग ग्रुप को टारगेट किया। जो पुराने बड़े लोग हैं वो लोग ऑब्वियसली अजय देवगन, शाहरुख खान, जो बड़े एज के इस समय एक्टर्स हैं, उनसे प्रमोशन करवाई। ये बेटा टैक्टिक्स हैं अपनी चीज़ों को बेचने की। समय समय पे अगर एक बार आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है तो भैया उसकी सेल्स को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए समय समय आपको अपनी प्रमोशन, सेल्स को बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी आपको नए तरीके से करनी पड़ेगी। आज एक बार मेरा बैच लॉन्च हो गया, मैंने पिछले बैच में भी पढ़ाया, तो क्या आपके लिए बैच के लिए बैनर्स नहीं आए, आपके ग्रुप में आए?
नेक्स्ट बैच शुरू होगा उससे पहले फिर से प्रमोशंस होंगी। हर साल हर बैच में, हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने में जब जब फाउंडेशन का बैच शुरू होता है तब तब हम प्रमोट करते हैं बैचेस शुरू होने वाले हैं। अपनी वेबसाइट्स पे दिखा देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल देते हैं, इंस्टा स्टेटस पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रमोशंस कर रहे हैं, हम प्रमोशंस कर रहे हैं। अब ये चेक करो हम सर्विसेज दे रहे हैं या कोई गुड दे रहे हैं? हम तो इंटैंजिबल सर्विस दे रहे हैं। अब इस इंटैंजिबल सर्विस के सैंपल तो नहीं बंटवा सकती। ये लो जी, आज मेरी क्लास लेक्चर 1 था, कल आज लेक्चर 2 है, ये लो डब्बे में बंद किया, ये सैंपल है, चेक कर लो कैसा है। ऐसा पॉसिबल होता है सर्विसेज के केस में? दिलजीत दोसांझ गाना गाने से पहले एक एक गाना डब्बे में पैक करके आपको दे रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बेटा सर्विसेज के केस में आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है। जैसे आपने लिंक्डइन का नाम सुना है, लिंक्डइन पे क्या करते हो आप? नेटवर्किंग ही तो कर रहे हो, कनेक्शंस ही तो बना रहे हो। वहां पर लिंक्डइन पे क्या आप कोई माल सामान बेच रहे हो अपना, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो अपना, कोई टैंजिबल गुड बेच रहे हो, कोई बर्तन बेच रहे हो, कोई फोन बेच रहे हो, कोई कोई कुछ भी ऐसा थोड़ी ना बेच रहे हो, अपनी सर्विसेज बेच रहे हो। आप जब सीए बन जाओगे आप अपनी सर्विसेज बेचोगे। सर्विसेज बेचने के लिए तो बेटा जी नेटवर्किंग होनी चाहिए। सो इन केस ऑफ सर्विसेज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, in case of services communication networks should be formed. Communication networks should be created या formed, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, डन है ये बात। चलिएगा एक बार अब इसको भी रिवाइज करेंगे, शुरू से करेंगे। इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड, आउटबाउंड का रिवाइज करवाएंगे। सबसे पहले आउटबाउंड में सामान कलेक्ट, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट टू कस्टमर्स, कैसे? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देके, मटेरियल हैंडलिंग, एंड व्हाट इफ इट इज अ सर्विस? bring the arrangements are made to bring the customer to the service location. Clear? Marketing and sales. बताओ क्या करोगे? सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमर अवेयरनेस, प्रमोशंस, एंड व्हाट इफ इट इज अ सर्विस? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्लियर है जी? हुआ लर्न? चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चेक करेंगे अब हम, नेक्स्ट लास्ट अब हम चेक करेंगे क्या? मैंने बेटा जी मार्केटिंग कर दी, मुझे बताओ बेटा अपना सामान, चीज़ें, गुड्स, सर्विसेज एक ही बार बेचनी है या बार बार बेचनी है? कब बिकेंगी बार बार? कब बिकेंगी बार बार? सोच के बताओ। चीज़ें एक बार ही तो नहीं कस्टमर को बुलाना ना। एप्पल के केस में ब्रांड लॉयल्टी है, एक बार एप्पल खराब होगा ना तो अगली बार वेट कर लोगे अगर पैसा नहीं है, पर खरीदोगे एप्पल ही। सैमसंग मेरे रीच में है, सैमसंग मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, पर मेरा एप्पल पहले इस्तेमाल कर रही थी, खराब हो गया, मैं वेट कर लूंगी पर खरीदूंगी अगली बार एप्पल ही। ऐसा क्या है? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ट्रस्ट क्रिएशन, कस्टमर आफ्टर सेल सर्विसेज में आ जाएगा, ये उसी के पार्ट्स है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? अब हम अपने कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए उन्हें समय समय पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कौन सी सर्विसेज? आफ्टर सेल सर्विसेज की बेटा बात हो रही है, कॉन्सर्ट्स की बात नहीं हो रही, आफ्टर सेल सर्विसेज की जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जैसे बेटा मैंने लिया एसी, क्या एसी आने के बाद मैं खुद लगाने दीवार पे चढ़ जाती हूँ? हम तो नहीं ऐसे बंदरों की तरह लटक जाते दीवार पे। हमको मिलती हैं क्या? इंस्टॉलेशन सर्विसेज। सोच के देखो, ये इंस्टॉलेशन सर्विसेज ये ओ जनरल वाले ना प्रोवाइड करें, हम खरीदेंगे ही नहीं। हम देखेंगे भैया अब लगाने बंदा आएगा कि नहीं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, सैमसंग के हिताची के एसी को लगाने कोई नहीं आएगा, तुम ओ जनरल के ले लो, इस पे आएंगे तो हम वही लेंगे। क्योंकि हमको क्या लगेगा, भैया लेकर आएंगे तो लगवाने के लिए भी तो कॉस्टिंग इनकर करनी है, उसमें हमको बंदा भेज देंगे घर पे, इंस्टॉल करके जाएगा। इसमें आती हैं इंस्टॉलेशन की सर्विसेज, इसमें 2, 3, 4, 5 साल की गारंटी वारंटी मिली है, आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी मिलेगा।
आपको ये सर्विसेज भी मिलेंगी। और आपको क्या मिलेगा? अच्छा मुझे बताओ, हमारी मम्मी ना शुरुआत में, दादी की बात करें तो हाथ से कपड़े धुला करते थे, फिर आई मशीन्स, फिर आई सेमी ऑटोमेटिक, फिर आई फुल्ली ऑटोमेटिक। तो जब जब ये ट्रांजिशन आया बेटा, क्या मम्मी को किसी ने सिखाया? जब भी आप मशीन परचेज करते हो तो क्या वो डेमो देने के लिए कोई आता है? आप माइक्रोवेव लेते हो, कोई डेमो देने के लिए आता है? आप एसी लेते हो तो जब वो इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आपको बटन्स बताते हैं किस बटन से क्या जो है काम होगा। हम क्या दे रहे हैं? लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। चीज़ें खरीद तो ली, चलाना कैसे हम बताएंगे। आज भी आपके पेरेंट्स फेसबुक पे होंगे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ के पेरेंट्स होंगे, क्योंकि उन लोगों के टाइम पे फेसबुक ज़्यादा चलता था तो फेसबुक चलाना आ गया। आज जब हम उनको कहते हैं कि अब आज का ज़माना इंस्टाग्राम का है, वो आपसे बहुत बार पूछते होंगे ये कैसे डाउनलोड होगा, इसमें क्या करते हैं, फ़ोटोज़ कैसे अपलोड होंगी, रील्स कैसे अपलोड होंगी, कैसे देखते हैं। पेरेंट्स को ट्रांजिशन करने में टाइम लगता है। जो बच्चे आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेंगे। पर हम जो नहीं सीख रहे, अभी हम लोग तो प्रॉपर तरीके से एआई सीख ही नहीं रहे, हमें समय लगेगा। मेरी बेटी 2nd क्लास में है, अभी से एआई उसको सिखा रहे हैं। 1st क्लास में था उसके पास, अभी से बेसिक्स शुरू कर दिया। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से बुक्स नहीं छप रही हैं, आजकल छप रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई शो यू, मैं चलो आज आपके ग्रुप में ना स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी उसका, या मैं कल लेकर आऊँगी। आज उसका कंप्यूटर का ही पीरियड था इसलिए मैं लेकर नहीं आई, मुझे याद तो था कि आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि जो बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं, भैया सोचो 12वीं तक वो बच्चे कहाँ पहुँच चुके होंगे। और हम लोगों को तो अभी समय लगेगा, हमारे सामने तो ये चीज़ आई है। तो जो हिसाब मम्मी पापा का है फेसबुक से इंस्टाग्राम पे आने का, वही हिसाब हमारा है कंप्यूटर से एआई पे आने का। ट्रांजिशन नीड्स ट्रेनिंग्स। आपको बदलाव लाने के लिए खुद को ट्रेन करना पड़ता है। चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देखो, खाना बनाना नहीं आता तो हम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखते हैं। हमने कोरोना में किया क्या? यही तो किया है। तो हमको कुछ भी नया सीखने के लिए हमको ट्रेनिंग्स जब तक नहीं दोगे काम नहीं चलेगा। आगे सुनेंगे। तो आफ्टर सेल सर्विसेज में इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग और क्या आता है? कोई स्पेयर पार्ट अगर चेंज करना है तो उसकी बातें भी जो है हम कर लेते हैं। ओके जी, आपने देखा होगा आपके घर में आरओ लगा होता है, फिल्टर आरओ, उसमें एक कैंडल डलती है, वो चेंज करने के लिए आते हैं। सोचो ना आए। इंश्योरेंस होता है उस चीज़ का भी कि आपने इस चीज़ का इंश्योरेंस करवा लिया, अब इसमें जो भी वो फिल्टर कैंडल बदलेगा आपको अलग से एक्सपेंसेस नहीं देने। तो अब आप सोच के देखो, क्या अगर ये सर्विसेज ना मिलें तो आप कर पाएंगे काम? आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज टाटा की, मारुति की गाड़ियाँ क्यों ज़्यादा बिकती हैं? ख़राब हो जाएं तो हर जगह पे इनके स्पेयर पार्ट्स ईजिली सही रेट पे अवेलेबल हैं। कल भी मैंने बोला था बड़ी गाड़ियाँ खरीद लो, लोग कहते हैं हाथी पाल लिया। जिनके लिए तो स्टेटस सिंबल है भैया वो तो खरीदेंगे, उसके बिना रह नहीं सकते। अब अंबानी नैनो से निकलता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, उनके लिए वो स्टेटस सिंबल है, उसके बिना वो रह नहीं सकते। पर आम जनता, जो मेजॉरिटी, भैया रिच पीपल, हैंडफुल ऑफ रिच पीपल है, मेजॉरिटी जनता मिडिल क्लास पुअर पीपल है। हम लोग बिलो इनकम लेवल में भी आते हैं, हम एवरेज में भी आते हैं, हम अबव आपके पॉवर्टी लाइन में भी आते हैं। लेकिन हम कहें कि हम बहुत रिच कैटेगरी में आते हैं तो वो कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल ही होते हैं। उन लोगों को BMW, ऑडी चाहिए, उनका स्टेटस है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पर हम आम जनता, हम क्या कहती है? भैया ऐसी चीज़ लो जो अगर ख़राब भी हो जाए ना तो आसानी से चीज़ें उसके पुर्जे मिल जाएं, जेब से ज़्यादा खर्चा ना हो। तो भैया ऐसी कंपनीज ही चलती हैं। तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं? लोगों को वैल्यू ही तो प्रोवाइड कर रही हैं अपना प्रोडक्ट बेच के। अब हिताची अगर इंस्टॉलेशन सर्विसेज नहीं देता, वर्लपूल वाला सिर्फ बेच देता है वॉशिंग मशीन को और चलाना नहीं सिखाता, मम्मी कहेंगी मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं हाथ से कपड़े धो लूँगी, जैसे पहले काम करती थी वैसे कर लूँगी। तो भैया उनको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी। और अगर आप ये काम एज अ कंपनी कर रहे हो तो बड़े मज़े में हो, आपकी कंपनी का माल जो है, प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से बिकने वाला है। विद दिस वैल्यू चेन एनालिसिस का एक पार्ट हुआ ख़त्म। ये जो 5 सर्विसेज है बेटा, ये कहलाती हैं मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये कहलाती हैं मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़।
प्राइमरी एक्टिविटीज़ हम इनको बोलते हैं। बार बार मैं बोल रही हूँ ताकि लर्न हो जाए आपको ये चीज़, ये मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। केंटारो का ओनर जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू एडिशन। मुझे 1 सेकंड दो, मैं ज़रा अभी शेयर करती हूँ। टॉपिक से रिलेटेड है तो अभी फ़ायदा है दिखाने का। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई विल शो यू स्टारबक्स की केस स्टडी। आई विल शो यू ज़ूडियो ने कैसे काम किया। काम करना सिखाना है ना आपको, क्या करें। सुनिएगा एक बार, अब आप मुझे रिवाइज करवा देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आइएगा, वैल्यू चेन एनालिसिस बेटा 2 हिस्सों में होता है। 2 हिस्से कौन से? एक हिस्सा हमने ख़त्म कर लिया प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट इसका करेंगे वो हम करेंगे सपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। दोनों में फ़र्क क्या है ये कुछ देर में समझेंगे, पर पहले मुझे बताओ वैल्यू चेन एनालिसिस में कितने हिस्से होते हैं? 2 प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज़। फिर मुझे बताओ प्राइमरी एक्टिविटीज़ कितनी? 5। पहली इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। जल्दी से बताएंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या क्या होगा? रिसीव, चेकिंग, स्टोर, स्टॉक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू प्रोडक्ट्स, खत्म। अब क्या होगा? प्रोसेसिंग्स या ऑपरेशन। क्या क्या होगा? मैप, मशीनिंग, असेंबली, पैकेजिंग। फिर कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, उसके बाद टेस्टिंग, खत्म। अब क्या होगा? सामान बाहर, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। बोलेंगे कलेक्ट, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, और सर्विस है तो अरेंजमेंट्स विल बी मेड टू ब्रिंग द कस्टमर टू द लोकेशन, या सर्विस प्रोवाइडर जो भी है। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, क्या क्या होगा? अवेयरनेस, पब्लिसिटी, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट्स। व्हाट अबाउट इफ इट इज अ सर्विस? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे। अब क्या करेंगे? लास्ट काम आफ्टर सेल्स सर्विसेज। इसके अंदर क्या होगा? इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग्स देंगे हम। बात हो गई खत्म। आइए ज़रा बुक से इनको पढ़ लें, क्या हमने सही बातें लर्न की हैं। आइएगा, कहते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स में कंज्यूमर्स एंड यूजर्स आर मेड अवेयर, कंज्यूमर अवेयरनेस, ताकि वो लोग उस चीज़ को परचेज कर लें। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन सब कुछ आता है। इन केस अगर वो सर्विस है तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ऑफर अ सर्विस टू द कस्टमर्स। डन। नेक्स्ट आता है सर्विसेज। ये वो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाती हैं या मेंटेन करके रखती हैं, जैसे इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग एंड स्पेयर्स। लर्न हो गया? पक्का पक्का आएगा सवाल, कैसे भी आए, डिस्क्रिप्टिव में आए, ऑब्जेक्टिव में आए, केस बेस्ड में आए, दिखता है ये सवाल। चलिए आगे चलेंगे। अब आता है बेटा सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज का मतलब क्या है? ये तो कुछ मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जो करनी ही करनी है, पर इनको करने के लिए किसी चीज़ का सपोर्ट तो चाहिए ना। आपको सीए बनना है, पढ़ना तो आप ही को है, पर कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट तो टीचर्स और पेरेंट्स का चाहिए ना। बैक एंड में किसी चीज़ का तो सपोर्ट चाहिए ना। मुझे पढ़ाना है, सर्विसेज देनी है, मेरा होना तो ज़रूरी है, लेकिन उनका भी तो होना ज़रूरी है। अभी मुझे वीडियो नहीं मिली, मैं खुद नहीं उसके ऊपर अपलोड कर सकती, मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है। मैंने उनको बोला, तो बैक एंड में वो ऑन कैमरा दिख नहीं रहे, लेकिन उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है मुझे सपोर्ट करने में। उनके बिना मेरी सर्विसेज अधूरी हैं, मैं सही से नहीं दे पाऊंगी। इसी तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी जिनका नाम ही हमने सपोर्ट एक्टिविटीज़ रख दिया है। लर्न करने का तरीका क्या है? लर्न करने का तरीका है जैसे आप बोलते हो ना, मैं तो इस काम में प्रो हूँ। प्रो मीन्स आप बहुत जो है
अल्टीमेट तरीके से आपको वो काम आता है, आप एक्सपीरियंस्ड हो। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने निमोनिक बना दिया, मैं इंफ्राटेक प्रो हूँ, इंफ्राटेक प्रो हूँ, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। ये किसका निमोनिक मैंने बनाया है, इसी का सपोर्ट सर्विसेज का पार्ट है, सपोर्ट एक्टिविटीज, रादर आई वुड राइट सपोर्ट एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज। इससे क्या बना अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में समझ में आएगा और लर्न भी हो जाएगा। इंफ्रा से मतलब है बेटा, काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। प्रोडक्शन कहाँ करोगे, अपने घर में, एमसीडी के पार्क में, जापानीज पार्क में, किसी ऑडिटोरियम में, किसी मूवी हॉल में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, जगह चाहिए, मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज दिस टेक, टेक आपको समझ में आ गया होगा, टेक्नोलॉजी। काम करने के लिए बैकएंड में टेक्नोलॉजी भी चाहिए। आजकल कौन मैनुअल तरीके से काम करता है, हर एक चीज़ ऑटोमेटेड हो गई है। आजकल कहाँ मम्मी बनाती हैं वो सिलबट्टे पे चटनी, आजकल मिक्सर ग्राइंडर से बनती है। पुराने लोग होंगे ना जिनके घर में, आपके घर में दादी नानी होंगी ना, आज भी उनका शौक होगा सिलबट्टे की चटनी खाना। लेकिन हम लोगों का क्या हो गया है, क्योंकि भैया आजकल ज़माने में हम वर्किंग क्लास हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, हम फटाफट से काम करना पसंद करते हैं, और भी हमें काम होते हैं, हम फटाफट से मिक्सर ग्राइंडर निकालते हैं, काम हो जाता है। तो हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। आज मुझे बताओ, आज मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा दूँ, चौक लगा दूँ, और डेली ना एक एक की ड्यूटी बांध दूँ कि मेरे आने से पहले आज ये बच्चा ब्लैक बोर्ड साफ करेगा, जाने के बाद अगले टीचर के लिए दूसरा बच्चा ब्लैक बोर्ड साफ करेगा। स्कूल में ऐसी तो ड्यूटीज लगती थी। चलेगा मेरा काम आज के ज़माने में? नहीं चलेगा। आई नीड टेक्नोलॉजी, आई नीड टेक्नोलॉजी। अच्छी लगूंगी मैं, यूट्यूब पे क्लासेस जा रही है और मैं ब्लैक बोर्ड और चौक के सहारे पढ़ा रही हूँ। जी वो भी ज़माना था, आज नहीं है। You need technology. You need to get yourself updated. टाइम टू टाइम आपको अपडेशंस अपने अंदर जो है चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। जब से कोरोना आया, जब से हमारा कोविड आया, तब से तो भैया यूट्यूब का चलन कुछ ज़्यादा ही चल गया। इफ़ यू पीपल नो, यूट्यूब तो कभी भी जैसा दिख रहा है वैसा था ही नहीं। आपको पता है यूट्यूब डेटिंग ऐप थी, इफ़ यू नो। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम तो बेटा बिजनेस सिखाना है ना, तो बिजनेस तो ऐसे ही सिखाया जाता है। आइएगा, यूट्यूब स्टार्टेड एज चैलेंजिंग वीडियो बेस्ड ऑनलाइन डेटिंग सर्विस कॉल्ड ट्यून इन हुक अप। मेरा काम आपको बिजनेस सिखाना है। मैं आपको बताऊंगी, मैं तो आपको स्टारबक्स की केस स्टडीज दिखाऊंगी, मैं आपको ये जूडियो की केस स्टडी दिखाऊंगी, एक दिन तो आपसे पैंटालून का कॉम्पिटिटर भी आपको बनाऊंगी। बहुत काम करेंगे हम। आज आपको केंट के बारे में कुछ दिखाएंगे। तो ये जो YouTube आपको जैसा दिख रहा है, ये ऐसा था ही नहीं कभी भी। YouTube एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप थी, चली नहीं। लोग कहते हैं कि भैया डेटिंग ऐप तो और भी, आपको तो मुझसे ज़्यादा तो आप ही को पता होगा, स्वाइप राइट लेफ्ट कहाँ कहाँ ऐप्स में आता है ना, इंटरेस्ट दिखाना है नहीं दिखाना, मुझसे ज़्यादा आप, मैं तो अभी बुजुर्ग हो गई ना, आप लोग तो जानते होंगे। एनी हाउ, तो ये यूट्यूब भी हमने ऑनलाइन डेटिंग ऐप की तरह इसकी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे 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 इन यूट्यूब ओनर्स को, फाउंडर्स को लगा इसके लिए तो हम और भी ये प्लेटफॉर्म को वाइड कर सकते हैं। ये वीडियो बेस्ड ऐप थी ना, तो भैया वीडियो वाला फीचर तो इसमें है ही। हम लोगों को कहते हैं कि तुम अपनी कैसी भी वीडियोस जो है, कुछ खाना बनाने की, कुछ टीचिंग की, कैसी भी वीडियोस जो है आप इसके अंदर अपलोड करो। लोगों को और जो है वाइड वैरायटी मिल गई, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए, उनको और एक्सपोजर मिल पाया। तो हम क्या बोल रहे हैं भैया, टेक्नोलॉजी बदलते वक्त के साथ खुद को बदल लो। आज ये यूट्यूब ऑनलाइन डेटिंग ऐप ही रहता तो भैया इसके कॉम्पिटिटर्स 10 हैं, पर आज जो यूट्यूब कर रहा है उसका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, मोनोपोली क्रिएट करके बैठा हुआ है। पर जैसा था वैसे ही चलता रहता। तो यूट्यूब जैसे वो टिंडर और हुकअप है ना, वो सब कब आए कब चले गए पता नहीं चला, यूट्यूब भी कब आता चला जाता। आपको तो पता ही नहीं था यूट्यूब कैसे स्टार्ट हुआ है, तो आपको जब पता ही नहीं था तो आप क्या ही यूज करते उसको। यानी कि बदलते वक्त के साथ लोगों की नीड्स, डिजायर्स, डिमांड्स को अगर ये नहीं देखता तो भैया ये भी मार्केट से आउट हो चुका होता। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपडेट कर लो खुद को। सो आई इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी इज फॉर टेक्नोलॉजी, प्रो इज बेटा प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट बेटा काम कब हो रहा है,
बिफोर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है मैम, क्या मतलब? बेटा इनबाउंड लॉजिस्टिक में मैंने क्या पढ़ा, सप्लायर से रॉ मटेरियल आएगा। अब वो एक सप्लायर मैंने चुन लिया है जिससे मैं सारा सामान मंगवा रही हूँ, पर उससे पहले बेटा मैंने कितने सप्लायर्स से कोटेशंस मांगी होंगी, कितने सप्लायर्स के मटेरियल की क्वालिटी चेक की होगी। मम्मा सब्जी लेने जाती है, सब्जी एक ही दुकान से लाती हैं, लेकिन उससे पहले रेट 10 दुकानों से पूछेंगी, क्वालिटी 10 चीज़ों की चेक करेंगी, कंपेयर करेंगी, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, इस तरीके से चेक होता है। आस पड़ोस की दुकानों से चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। ये काम है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योर मतलब किसी चीज़ को अपना बनाना। अपना बनाने के लिए भैया हम 10 चीज़ों को देखते हैं। अगर हम ये इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटिंग ऐप का भी अगर हम बात करें तो भैया 10 पहले आप स्वाइप लेफ्ट राइट करते हो, तब जाके एक को इंटरेस्ट शो करते हो। ये वही हिसाब है प्रोक्योरमेंट। अपने फंड्स के हिसाब से, अपने बजट्स के हिसाब से, बहुत सारे सप्लायर्स से आप कोटेशंस मंगवाओगे, बहुत सारे लोगों से आप जो है बातचीत करोगे, बहुत सारे लोगों से आप टेंडर्स मंगवाओगे, बहुत सारे लोगों के आप मटेरियल की क्वालिटी को चेक करोगे, उनके रेट्स को चेक करोगे, तब जाकर एक चूज करोगे। और जब वो चूज किया ना, वहां से इनबाउंड लॉजिस्टिक शुरू होगा। उससे पहले जो मैंने सारी कहानी बोली वो प्रोक्योरमेंट में आती है। और लास्ट आता है बेटा HU इज ह्यूमन रिसोर्स। आई होप अब आपको लर्न हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, HU इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अजी जितनी मर्जी प्रोजेक्टर हूं, जितनी मर्जी AI आ जाए, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए, साहिल भैया रोज हमारे आने से पहले आ जाना, आपके बिना क्लास नहीं चलती। समझो आप इस बात को। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तो एग्जाम्पल भी वो कोशिश करूंगी जो आप रिलेट कर पाओ। बड़े बड़े भारी भारी एग्जाम्पल दे दूंगी ना, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। चलो जी सुनो, तो होगा क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भैया जी आप हमारे आने से पहले आ जाना, भले ही टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मुझे कुछ नहीं हाथ से लिखना, मुझे कुछ ब्लैक बोर्ड इरेज नहीं करना, मुझे कुछ पन्नों पे कागज नहीं छापने, फिर भी आप आ जाना। अभी यहाँ पे कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए ना, अभी लाइट चली जाए या बंद हो जाए, मुझे वाकई कुछ नहीं आता, मेरी क्लास रुक जाएगी, तुम मजे करोगे ओ ये ब्रेक हो गया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं ना उसको ठीक करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए। और सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, बुक्स को देने के लिए ड्यूटी लगा रखी है। भैया बुक्स ठीक है वो मशीनरी से प्रिंट होगी, प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होगी, भैया बांटने के लिए तो ज्योति मैम की ड्यूटी लगा दी है हमने। आप आंसर पूछो, सवाल पूछो, आंसर दो, आपकी आवाज मुझ तक जाएगी विद द हेल्प ऑफ माइक्स, टेक्नोलॉजी है, पर वो माइक आप तक देने के लिए किसी को यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन ह्यूमंस को, इन रिसोर्सेज को मुझे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, क्या इससे पहले लेटेस्ट से मैं वो ब्लैक बोर्ड और चौक से पढ़ाया करती थी तो उस समय मुझे ये काम करना आता होगा? नहीं, मुझे ट्रेनिंग्स मिली। आज अगर मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं किसी MNC में कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, मेरी प्रमोशन हो जाए तो मेरे को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेज देंगे, क्योंकि उस जॉब पोजीशन, उस रोल को संभालने के लिए आई नीड सम ट्रेनिंग्स। तो भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को, आप जिन लोगों से काम करवा रहे हो, जो लोग आपके प्रोडक्ट में वैल्यू को एनहांस करने का काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, जो ऑपरेशंस में लगे हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जो सेल्स डिपार्टमेंट में, जो आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट में, उनको वक्त वक्त पर ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, काम करने का तरीका तो समझाना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और अगर अच्छा काम करने हैं तो रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति कभी मोटिवेट नहीं होगा। मैं उनसे काम करवाती हूँ, कम से कम एटलीस्ट एक मुंह से थैंक यू तो बोलना चाहिए। और अगर चलो थैंक यू भी नहीं मुंह से निकल रहा, आप फ्लो में पढ़ा रहे हो, नहीं याद रहता, एटलीस्ट आपको अपना काम करवाना है तो कम से कम सामने वाले से प्यार से तो बात करो। आज मैं डंडे मार के बात करूँ, कर देंगे, मना नहीं करेंगे। आज मैं उनसे दुखी होकर एकदम ऐसे बेकार सी टोन में बात करूँ, कर देंगे, वो कहेंगे उनकी ड्यूटी है, कर देंगे। पर बताओ क्या वो मोटिवेट होंगे, दिल से करेंगे? मन में मेरे लिए गालियाँ निकालेंगे, अरे क्या है फिर से इनकी क्लास आ गई, अब ऐसे ही तो होगा। सो इफ समवन इज डूइंग वर्क प्रॉपरली, आपको ज़रूरत है उन्हें रिवॉर्ड करने की, देने की। और अगर आपके सामने वाले व्यक्ति ने काम ढंग से नहीं किया तो पनिशमेंट दे दे, हाँ दे सकते हो, पर पनिशमेंट वो पुराने ज़माने वाली ट्रेडिशनल पनिशमेंट्स नहीं चलती हैं। आज के टाइम में ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप चलता है। क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि वो पनिशमेंट के तरीके हैं कि किसी को आप प्यार से समझाओ,
अपने ऊपर लेकर समझाओ। आज मैं एग्जाम्पल देती हूँ, देखो बेटा मान लो आप बीमार हो गए, ये हो गया, वो एक अच्छा मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। मैं क्या बोलूँगी, देखो बेटा लेटर से मैं बीमार हो गया, आप अपने ऊपर अपने आप को लीडर बना दो। ये तरीका है चीज़ों को समझाने का। ये सब चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। यानी कि हमें आता सब कुछ है, इट इज़ जस्ट दैट वो अक्षर हमें नहीं आते हैं। वो जो हम मार कूट के डांट डपट के काम करवा रहे हैं ना, वो आता है ट्रांजैक्शनल में। जब प्यार से काम करवाते हैं वो आता है ट्रांसफॉर्मेशनल में। खत्म हो जाती है कहानी। कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट 4 में पढ़ेंगे। आता सब कुछ है, नाम नहीं आते थे, कोई बात नहीं, अब से आ जाएंगे। तो बोलो जी, सपोर्ट एक्टिविटीज, वो छोटू लाइन बोलो इसकी। मैं टेक प्रो हूँ, मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। आइए तो चेक करो क्या यही लिखा है। कहाँ गया? ये तो रहा। चलो जी, सपोर्ट सर्विसेज कौन सी? प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको आगे पीछे कर सकते हो, इनको कर सकते हो, प्राइमरी को नहीं कर सकते, इनको कर सकते हो। चलो जी सुनिएगा, ध्यान देंगे आगे। एक एक को एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। कह रहे प्रोक्योरमेंट, इट रेफर्स टू द प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग वेरियस रिसोर्स इनपुट्स टू प्राइमरी एक्टिविटीज। वो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी थी? पहली वाली, इनबाउंड। वहां तक सामान लाने के लिए जो उससे पहले की हरकतें हैं ना, वो प्रोक्योरमेंट में आती हैं। ओके जी, नॉट टू द रिसोर्सेज देमसेल्व्स, एज सच इट अकर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोक्योरमेंट क्या सिर्फ इनपुट को मंगवाने से पहले होता होगा? नहीं। आज मुझे लेटेस्ट से बेटा मुझे मार्केटिंग वाले हिस्से पे जाना है, मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स पे जाना है, तो इससे पहले भी तो बेटा मुझे प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। मैं 10, अगर मैं उसी वो बोलो जुबान केसरी का एग्जाम्पल लूँ, तो भैया मैंने 10 एक्टर्स से पहले बातचीत की होगी। सभी एक्टर्स तो नहीं मानते। अक्षय कुमार पहले माना, फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ, उसने सारी अपनी अर्निंग्स डोनेशन में दे दी। तो भैया कोई भी काम करने से पहले, लेटेस्ट से मुझको नया सॉफ्टवेयर, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मेरा प्रोजेक्टर खराब हो गया, तो है क्या वो जो चीज़ है वो मेरे किस में आएगी? लेटेस्ट से वो वाला मैं प्रोजेक्टर चीज़ों की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, पर वो प्रोजेक्टर लेने से पहले भी तो 10 लोगों से कोटेशन मांगी होगी। सो प्रोक्योरमेंट इट कैन हैपन, इट कैन अकर किसी भी स्टेज में, ज़रूरी नहीं है इनबाउंड से पहले ही होती है। प्रोक्योरमेंट मीन्स जो भी आप काम कर रहे हो उससे पहले जिन जिन लोगों से आपने बातचीत की है वो सब प्रोक्योरमेंट का हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट इज हमारा टेक्नोलॉजी। ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव अ टेक्नोलॉजी इवन इफ इट सिंपली अ नो हाउ। द की टेक्नोलॉजीज मे बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस डेवलपमेंट और विद अ पर्टिकुलर रिसोर्स। अब सोचो बेटा, एग्जाम्पल देती हूँ। मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल समझो। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आप इस वाले मैकडॉनल्ड्स से खाओ, रोहिणी के किसी और मैकडॉनल्ड्स से खाओ, दिल्ली के किसी मैकडॉनल्ड्स से खाओ, इंडिया के किसी मैकडॉनल्ड्स से खाओ, बाहर के किसी मैकडॉनल्ड्स से खाओ, टेस्ट सेम है क्या? या थोड़ा बहुत फर्क मिलता है? थोड़ा बहुत फर्क मिलता है या बहुत मेजर, मतलब ऐसा फर्क होता है कि आप उस चीज को रियलाइज कर पाओ? अच्छा एक और बात बताओ, अच्छा रेट्स की बात बताओ, रेट्स की सेम है ये वाला मैकडी और बाहर वाला में? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये लोग अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर देंगे? ये नहीं करेंगे। इसी रेसिपी का तो वो खा रहे हैं कमा के, वही आपसे शेयर कर दें। स्टारबक्स की कॉफ़ी निहायती कड़वी, मुझे नहीं पसंद पर्सनली, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। उससे अच्छी कॉफ़ी मैं किसी दिन आपको बना के पिलाऊंगी, मतलब मांगना नहीं, बस ऐसे ही, ठीक है? आती नहीं है मुझे, एग्जाम्पल दे रही हूँ। उससे बेहतर कॉफी, अरे मम्मी कहती है ना ये क्या तुमने कूड़ा उठा के खा लिया, इससे अच्छा तो तुमको मैं बना के खिला देती। बेशक मम्मी वो कूड़ा है, बेशक मम्मी उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, पर मम्मी क्या करे, जब तक 2 पैसे ना खर्च लें स्वाद नहीं आता। आप समझो इस चीज को, मतलब कुछ चीजों का टेस्ट हमारे जो कहते हैं ना दिल दिमाग पे बस चुका है, और वो टेस्ट आप लाख कोशिश कर लो, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है नो डाउट, पर वो टेस्ट कॉपी नहीं होता है। क्योंकि भैया इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपनी रेसिपीज को पेटेंट करवा रखा होता है। आपने अभी वो मास्टर शेफ आया करता था, वो कोई गौरव खन्ना है, उसने कोई बाहर की रेसिपी अपनी
ओरिजिनल स्पेशलिटी बोल के चिपका दी शेफ्स को, और जिसकी वो ओरिजिनल था नहीं, वो ऐसा माना जा रहा था नहीं, किसी बाहर वाले शेफ़ का कॉपी पेस्ट उन्होंने कुछ जो है वो बना के उनको खिलाया, तो उस शेफ़ ने उनके ऊपर केस डाल दिया कि तुमने मेरी रेसिपी बनाई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तो मत बोलो कि तुम्हारी अपनी ओरिजिनल रेसिपी है, ये आपने कॉपी किया है, उसके ऊपर केस आ गया। पढ़ा करो न्यूज़ को। आप लोगों को नहीं इतना पढ़ने का, मैं कहती चलो समय नहीं मिलता, पर हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। तो जब तक आपको हम लाइव एग्जाम्पल्स नहीं देंगे ना, एसएम तो भैया समझ नहीं आ सकता। बिजनेस करना सीख रहे हैं हम, पढ़ थोड़ी ना रहे हैं, हम तो आपको बिजनेस करना सिखा रहे हैं। चलिएगा आगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया विच ट्रांसेंड्स ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज। इट इज कंसर्न विद दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग। कौन से व्यक्ति को रखना है। अब आप मुझे ये बताओ, साहिल भैया आज नहीं आए हैं, तो आज मैं एक काम करती हूँ, मैं आप में से किसी को उस जगह बिठा देती हूँ, चलेगा काम? नहीं। रिक्रूटमेंट भी ढंग से होता है, जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होगा। वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है, तो भैया हम कहें कि हम किसी और को बिठा दे, काम नहीं चलेगा। आज मुझे सीए के बच्चों को पढ़ाना है, तो बेहतर नॉलेज एक सीए दे पाएगा। मैं यहाँ पे किसी ग्रेजुएट को बिठा दूँ, काम पढ़ा वो भी सकता है, पर जो नॉलेज एक सीए को होगी, सीए के बच्चों के हिसाब से वो एक ग्रेजुएट को कतई नहीं होगी। एक अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में यही तो फर्क है, और क्या फर्क है। तो भैया रिक्रूटमेंट भी अकॉर्डिंग टू जॉब रोल्स होता है। मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग पीपल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। आपको याद होगा बिजनेस स्टडीज में आपने कुछ पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कुछ ऐसी बातें पढ़ी होंगी। वो सब बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 8 स्ट्रक्चर्स हैं, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एग्जाम में जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करनी है, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल उन 8 नामों को लिख सकते हो। फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, एम फॉर्म, आर ग्लास, नेटवर्क, मैट्रिक्स, इस तरीके से हमारे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर्स की बात होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग अक्षर मत लिखना, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर आती हैं। डन है बात। ये डायग्राम आपको क्या समझा रहा है, कह रहे देखो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज, ये हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज, ये जब कंबाइंडली इनका इम्पैक्ट आता है तब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स की ओर जाती है। वो लग रहा है बड़ा अजीब सा डायग्राम बना दिया है, कुछ नहीं, ये वही हमारे नाम है सपोर्ट एक्टिविटीज के। ये मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज, आगे ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, एरो चेक करो, आगे जा रहा है, एरो में लिखा है मार्जिन, यानी कि प्रॉफिट्स हम कमाएंगे जब सपोर्ट और प्राइमरी एक्टिविटीज को सही से इम्प्लीमेंट करेंगे। खत्म होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। डन है। चलो पहले एक बार आपको वीडियो दिखाती हूँ, चेक करेंगे। यार 4000 लोग बैठे हो, तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल तो बताओ क्यों करना चाहते हो बिल्डिंग। इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने वाली है। महेश जी की 2-3 खास बातें बताएं आपको। बाकी सारे भी आरओ की मशीनें बना ही रहे थे, लेकिन इनका काम क्या है, ये है अडॉप्शन कर्व में कस्टमर की नई नई प्रॉब्लम ढूंढ के लाते थे। और ये ऐसी आरओ कंपनी है जो डेट फ्री है, बिना कर्जा लिए, बिना अपना शेयर मार्केट में बेचे, धीरे धीरे स्केल करके आज इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि देश में आरओ का मतलब केंट आरओ। केंट आरओ और एपीएल अपोलो का एक एग्जांपल देता हूं आपको। हाथ आगे लाइए। 20 प्रोडक्ट हैं, कमान कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल 20 प्रोडक्ट हैं, इनमें से 4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो कस्टमर को कहीं और नहीं मिलेंगे, और वो 4 के चक्कर में जब मेरे पास आएगा तो 16 में से भी काफी सारे ले जाएगा। मुझे ना सिर्फ चाहिए कोक, मुझे चाहिए सिर्फ बिस्किट, मुझे चाहिए सिर्फ नमकीन। मैं नीचे दुकान है, बाहर दुकान है, वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ। राज मंदिर जाऊँगी, रिलायंस मार्ट्स जाऊँगी, कृष्णा मार्ट्स जाऊँगी, लेनी एक चीज़ है लेके 10 आऊँगी।
ये वो हिसाब है। आपने ये चीज़ कभी और नोट की हो, अब से करना अगर अभी तक नहीं की, किसी भी ब्रांडेड शोरूम में जाओ, पैंटालून्स में जाओ, मैक्स में जाओ, वेस्ट साइड में जाओ, ट्रेंड्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ और ऐसी जगह पे जाना जो फ्लोर वाइज हो। हमेशा बेटा ग्राउंड पे ना बच्चों के और लेडीज़ के कपड़े होते हैं, बच्चों के और लेडीज़ का सामान होता है, विमेन का सामान होता है, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, खिलौने, बस सब वही। क्यों भाई? व्यक्ति जाएगा अपने लिए, एक इंसान अपने लिए शर्ट लेने जाएगा, साथ में मम्मी, बहन, वाइफ, बच्चे कोई तो होगा। अगर कोई हुआ तो वो पहले वहीं पे ही रोना धोना मच जाएगा, पहले हम अपनी चीज़ें तो खरीद ले। मेरे साथ तो होता है, मैं तो सच्ची बताऊँ, मेरे साथ तो होता है। मैं कल खरीदने किसी के लिए कुछ गई, 2 जोड़े अपने भी उठा लाई साथ में, होता है। ये क्या है बेटा? ये उन कंपनीज के सेलिंग करने के टैक्टिक्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है। इंडियन माइंडसेट को पढ़ लिया है कि चीज़ें ऐसी रखो, कलरफुल रखो कि जब बच्चा एंट्री करे ना, वो तुमको सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तक जाने ही ना दे, जब तक वो अपने लिए सामान ना इकट्ठा कर ले। और जब वो QR स्कैनिंग होती है, कोड स्कैनिंग, वो बिलिंग बनती है, बच्चा ऐसे देख रहा होता है। तुम पर्सनली समझो, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। बच्चा ऐसे देख रहा होता है, मैंने वो चीज़ सेलेक्ट की थी, ये हो गई बिलिंग में, ये हो गई बिलिंग में। तुम सोचो कि ले बेटा रख ले, चोरी छुपे निकाल दो। आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं। चीज़ें बिक गई, कंपनीज की चीज़ें बिक गई, यही तो होता है। यही वो आगे आपको समझा रहे हैं। चलिएगा सुने। स्वागत करते हैं हम मिस्टर महेश गुप्ता जी का, चेयरमैन केंट आर ओ। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बिंद्रा जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। अब सुनना मुझे आज बहुत खुशी है कि ये 4000 बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, कुछ इसमें एंटरप्रेन्योर होंगे भी, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना हाथ खड़ा करें। वाह! और कितने लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं? इतने ही लोग बिजनेस करना चाहते हैं। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका स्टेब्लिश हो गया। हर एक आदमी को सोचना है वैल्यू कैसे बननी है, डिफरेंट तरीके से वैल्यू बनती है। आज आरओ खाली कैंट बेचता है क्या? कैंट सबसे महंगा आरओ बेचता है, 17,000 रुपए का आरओ बेचते हैं। कंपटीटर के आरओ 10,000 में भी मिलते हैं, और लोकल आरओ असेंबल्ड आरओ लेने जाओगे तो 6,000 रुपए का भी मिलता है। फिर कस्टमर मेरा ही आरओ क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने उसमें वैल्यू क्रिएट करी हुई है। मैं सबसे ज्यादा प्योर पानी देता हूं, टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर गई है। और वाटर प्यूरिफायर ले क्यों रहा है आदमी? क्योंकि उसको बीमारी से बचना है। हम बीमारी से बचने की 100% गारंटी देते हैं। दूसरा खराब आरओ बेचता है, क्योंकि हमसे कंपीट करने के लिए सस्ता 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 सस्ता। अब सस्ता सस्ता में प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट का नाम आरओ बेच रहा है वो। हम वो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इससे भी बढ़िया आरओ बनाओ। फिर हमने कहा डिजिटल आरओ बनाओ, फिर हमने कहा ये वाला आरओ बनाओ, उससे ऊपर चलो। जितना ऊपर चलते जाएंगे कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन होता है, भाई मेरे को बढ़िया से बढ़िया प्रोटेक्शन। हमके वर्ल्ड की, दुनिया की बेस्ट लेबोरेटरी में जाके उसको सर्टिफाई कराया, वैल्यू ऐड कर दी, सर्विस पे वैल्यू ऐड करी। आप कॉल करिए, 1 दिन के अंदर आपका आरओ ठीक होगा, फटाक से आदमी मिलेगा, दूसरा आदमी नहीं पहुंच सकता वहां पे। रिलेट कर पा रहे हो? आफ्टर सेल सर्विसेज, वैल्यू चेन एनालिसिस, मार्केटिंग का हिस्सा, उन्हीं की बातें चल रही हैं। तो कस्टमर को लगता है यार अगर आज एक बार पैसा खर्च किया, मेरे को शांति मिल गई, मेरे को एक बीमारी से बच गया, पैसे देता है वो। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका स्टेब्लिश हो गया। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि आप वैल्यू ऐड करते जाइए अपने प्रोडक्ट में, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते जाएंगे। उसके लिए आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी, बगैर इनोवेशन के काम नहीं होता है। आप जो भी चीज़ बन रही है उससे बढ़िया चीज़ बनाएं। मैं एक ही फॉर्मूला देना चाहता हूं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज़्यादा बिजनेस कमाना चाहते हैं, तो ऑलवेज मेक योर ऑफरिंग और प्रोडक्ट बेटर देन व्हाट इज अवेलेबल टुडे। डोंट वर्क ऑन कॉस्ट कि ये 100 रुपये की बनाता है, मैं 90 रुपये की सस्ती बना के बेच दूँ। सस्ता जो है लंबा नहीं चलता है, सस्ता थोड़े दिन चलेगा, बाद में वो बैठ जाएगा। आपको हमेशा जो भी चीज़ करनी है, सर्विस देनी है या अपना प्रोडक्ट बना के बेचना है, हमेशा बेटर क्वालिटी बनाइए, बेटर ऑफरिंग बनाइए, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ये मेरा आपको मानना है। अब ये चेक करना, प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि चांस हो कि आप अपने कुछ क्वेश्चन सर से जो पूछना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि जो सॉल्व होंगे सर के पास, तो कोई ऐसे क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे सर से? जी सर।
आज कैंट का नाम है और एज ए डिस्ट्रीब्यूशन होने के हिसाब से वो प्रोडक्ट को रखना जरूरी हो गया है कि भाई आके कस्टमर पूछता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड, आउटबाउंड वो सामान को रखना ज़रूरी हो गया, अवेलेबिलिटी उसको अवेलेबल करवाना। अगर कस्टमर मांगेगा आप कह दो कि नहीं है, कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और लेने चला जाएगा, वो वेट थोड़ी ना करेगा, वो कहेगा आप ही थोड़ी ना हो जो मार्केट में बेच रहे हो, कहीं और से खरीद लूँगा। कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा। इट इज़ योर ड्यूटी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ सेलर, एज अ सप्लायर टू मेक अवेलेबल ऑल द गुड्स एट ऑल द टाइम्स। चलिएगा कि भाई कैंट का आरओ है क्या, बट एट प्रेजेंट में जैसे आपने बताया कि 100 का आपको प्राइसिंग पड़ा और 3000 में आपने बेचा, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को उस टाइम में कैसे मैनेज कर पाए कि भाई आप हमारा कैंट का रखो। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका पार्टनर है, उसको भी प्रॉफिटेबिलिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो क्यों आपका माल बेचेगा। एक लास्ट क्वेश्चन उस साइड से, लेफ्ट साइड से, सॉरी बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ जी, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुका है और वो बहुत अच्छी सर्विसेज अपने सेगमेंट में दे रहे हैं। मतलब कैंट एरो है, मेरा आरओ का काम नहीं है सर, अदरवाइज नहीं, मतलब तो मानो कैंट आरओ कैंट बन गया, अब मैंने एक आरओ बना रखा है, मानो कुछ भी XYZ आरओ, तो मैं कैसे अपने आप को ग्रो करूं जबकि आप बेस्ट सर्विस दे रहे हो ऑलरेडी, मैं कैसे ऊपर जाऊं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चैलेंज है। मैंने आपको अभी भी कहा था, चाइना के अंदर आप हर कोई आदमी जैकमा नहीं बन सकता आज की तारीख में, सही है। जो एक आदमी स्टैब्लिश हो गया, एक जगह पे पहुंच गया, जब तक आप नई टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, जब तक कोई नई प्रपोजिशन नहीं लाओगे, आप अपनी उसमें जगह नहीं बना सकते हो। आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसरप्शन। हर इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ रहा है। मैंने डिसरप्शन किया, आज भी क्रिएट किया, मैं पता नहीं कि लोगों को पता ही नहीं पता। मैं डिस्ट्रप्शन समझाती हूँ, आपके कोर्स का पार्ट है। डिस्ट्रप्शन क्या होता है? डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंसेस अगर आपको वो डिस्टर्ब कर रही हैं तो भैया आप वीक हो, और अगर उस डिस्टर्बेंस का फ़ायदा आपने दिखा दिया, ले लिया उस डिस्टर्बेंस का फ़ायदा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। डिस्टर्बेंस बाहर से क्रिएट हुआ, जैसे कोरोना, आपकी देन क्या थी? आपने थोड़ी ना कोरोना जो है फैलाया था, आपने थोड़ी ना कोरोना बनाया था। कोरोना तो कहीं से गिफ्ट में मिला, फैल गया गिफ्ट जल्दी फैलते हैं। तो चाइना ने गिफ्ट में कोरोना आपको दिया, कोरोना हर जगह फैल गया। बेटा जी, कोरोना आने से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डिसरप्शन क्रिएट हुआ, काम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब उस डिस्टर्बेंस के क्रिएट होने से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो डर के बैठ जाओ या फिर उससे निपट लो, उससे लड़ लो। तो जिन लोगों ने लड़ लिया वो हो गए क्या? सक्सेसफुल। जो डर गए, बिजनेस बंद हो गए, घर बैठे हैं, आज भी उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चेक करो बेटा जी, मूवी हॉल्स बर्बाद हो गए, लेकिन वही नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो चल गए। डिस्टर्बेंस तो सबके लिए थी ना। एक चीज बर्बाद, दूसरी चीज बढ़िया। जो लोग काम सिर्फ दुकानों से कर रहे थे, ऑफलाइन चीजें बेच रहे थे, बर्बाद। जो लोग ऑनलाइन पहले से बेच रहे थे या उस वक्त ऑनलाइन चीजें बेचने लग गए, थोड़ा सा संभल गए। डिस्टर्बेंस कोरोना तो जैसा मेरे लिए था वैसा आपके लिए था, सबके लिए था। मैंने क्या किया, कोरोना में देखा अरे मास्क की अपॉर्चुनिटी है, बनाती हूँ, बेचती हूँ, कमाऊंगी। बिजनेसमैन तो दूसरे के नुकसान में भी अपना फायदा ढूंढेगा। बिजनेस कर रहे हो, चैरिटी नहीं कर रहे हो। तो बिजनेसमैन तो कोरोना के वक्त में भी अपने लिए मुनाफे कमाने की चीजें, तरकीबें वो सोचेगा। टीचर था, ऑफलाइन दुकान बंद हो गई तो यूट्यूब पे ऑनलाइन आ गया। चीज नहीं थी, प्रोजेक्टर नहीं था, लैपटॉप्स टैब्स नहीं थे पढ़ाने के लिए, तो आपको पता है सामने फोन कैमरा रख के हमने वैसे ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। जो नॉन वर्किंग विमेन थी उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई, उन्होंने भी नए नए तरह तरह का खाना बना के रेसिपीज अपलोड की, और उस समय कुछ ऐसे वाकई ऐसे शेफ्स निकल के आए जो उसी समय पे ही चले थे ज़्यादा, आज भी चल पड़े। तो हम ये इसको डिस्टर्बेंस कहा जाता है, डिसरप्शन कहा जाता है।
जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, आपके लिए थ्रेट भी बन सकता है। पर अगर आप में स्ट्रेंथ होगी तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर आप वीक हो तो वो आपके लिए थ्रेट बनेगा। तो आप में क्या है, इंटरनल क्या मिला, स्ट्रेंथ और वीकनेस, बाहर से क्या मिला, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। एडवाइस करता हूँ, सब लोगों ने आरओ में 1 साल की वारंटी दे रखी है, मैंने कह दी 4 साल की वारंटी दूंगा। अब ये क्या है 4 साल की वारंटी? एक कस्टमर को ये भरोसा हो गया यार मैं आज आरओ लूंगा कैंट का तो 4 साल तक मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तो ये 4 साल क्या हो गया, डिसरप्शन हो गया। तो आपको कुछ ना कुछ डिसरप्शन क्रिएट करना पड़ेगा उस। इन्होंने क्या किया, 4 साल का पीरियड दे दिया गारंटी वारंटी वाला। अब एक बार आप कैंट खरीदोगे 4 साल तक आप किसी और ब्रांड को खरीदोगे ही नहीं। तो जिनका नहीं बिक रहा माल उनके लिए तो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी ना, एक लंबे समय की वारंटी देके आपने अपनी तरफ से वैल्यू क्रिएट कर दी, वैल्यू ऐड कर दी। आपका कस्टमर आपसे खुश है, पर आपकी खुशी आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ी ना बर्दाश्त होगी, उसके लिए तो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। एक बार कैंट आरओ ले लिया, 4 साल तक की छुट्टी, 4 साल तक किसी और का ब्रांड आप खरीदोगे नहीं, डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट कर दी। इंडस्ट्री में ये क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता अभी। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका एस्टेब्लिश हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सो मच टाइम ऑफ योर्स। टॉपिक समझ आ गया होगा, एक ये टॉपिक हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड करते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट दिखता कैसा है मैम? हाँ बेटा, मुझे ज़रा बताओ, मेरे पास जो बुक है उसमें पेजेस आगे पीछे हैं, मुझे एक टॉपिक बताओ किस पेज पे है। प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल, कैन बी इंटेंजिबल, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। पेज नंबर बताएंगे एक बार, 40, अच्छा उससे पहले ही था, आइएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा जितना हमारे पास टाइम है। सुनिएगा, अब आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, क्योंकि पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस ख़त्म हो गया, इसकी लिख कर प्रैक्टिस करोगे। अभी डेली का एक एक टॉपिक लिख लोगे तो मस्त रहेगी कहानी, बाद में जब बर्डन क्रिएट हो जाएगा ना, कुछ नहीं लिखने का मन करेगा, फिर सिर्फ आप ऊपर से ऐसे नजरें, फिर क्या होगा, अभी ध्यान नहीं देंगे ना, मतलब जल्दी जल्दी की ठीक है फटाफट हो जाए, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रिजल्ट आएगा तो ये क्या हो गया, यही होगा। तो वो हरकतें मत होने देना कि ये भी हो गया, वाह वाह ये पेज हो गया, ये भी टेस्ट हो गया, बाद में पढ़ेंगे, बाद में। जब सामने एक्चुअल में वो एग्ज़ाम आएंगे ना तो फिर खुद से पूछना ये हो क्या गया एक्चुअल में, ये हमने किया क्या है अपने साथ। तो मत ऐसी हरकतें करो। इफ़ आई एम गिविंग यू टाइम, प्रॉपर टाइम, कल और आज में 2 क्लासेस में मैंने सिर्फ एक टॉपिक को उठाया है। क्यों? क्योंकि मुझे लर्न भी करवाना है। मैं लर्न ना कराऊँ, मैं सीधा बोलती रहूँ, ना लिखवाऊँ, तो बेटा जी SM टू बी वेरी ऑनेस्ट 20 क्लासेस में ओके टाटा बाय बाय करके मैं निकल जाऊँगी। मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया, आपका मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए बढ़िया। आपका बैच खत्म होगा तो अगला बैच फटाफट से उठाऊँगी, पर वो हरकतें मुझे करनी नहीं है। आपका फ्यूचर मेरे हाथ में है। इको में अगर ट्रस्ट किया है तो जैसे आज SM में बोल रही हूँ वैसे करके देख लो, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज एक ही टॉपिक किया है, आज इसी टॉपिक को घर पे जाके प्लीज़ रिटन प्रैक्टिस करिएगा। जो सुन रहे हो सही चलेंगी बातें, नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, जनवरी के बाद मई तो आना ही है, साल के बाद साल, तो दिन तो बदलते ही हैं, कैलेंडर तो अपना दिन बदलता ही रहेगा, है ना। तो आप अपने साथ ऐसी हरकतें नहीं करना। काइंडली बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, प्रैक्टिस कर लो। डेली का एक क्वेश्चन लिखना मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। और फिर देखो बेटा, उससे होगा कि आप जितना लिखोगे ना आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। ये राइटिंग वाले पेपर में ना यही प्रॉब्लम आता है, मैम पेपर लेंदी बहुत था, तो लेंदी तो होगा ना, पूरी उम्र तो कभी लिख के देखा नहीं है। शुरुआत से लिखते रहोगे ना, नए नए वर्ड्स दिमाग में लर्न होते रहेंगे, नए वर्ड्स, नई वोकैबुलरी, नए लाइंस आपको लर्न होती रहेंगी। कुछ लाइनें, कुछ वर्ड्स आपको हर आंसर में लिखने का मन करेगा और आप लिख के भी आओगे। ऐसे में कैसा सब्जेक्ट है, तो जब तक आप लर्न नहीं करोगे, लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होने वाली। आप जितना मर्जी मुझसे समझ लो, पेपर नहीं निकलने वाला। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। डेली का एक सवाल आपको लिखना है। आज का सवाल वैल्यू चेन एनालिसिस। बुक्स मिल जाएंगी जब, तब आपको रजिस्टर्स भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अभी जिन रजिस्टर्स में आप लिख रहे हो वहीं पे आप कहीं पे वापस से आज प्रैक्टिस जो है उसी पे लिख कर लीजिएगा। क्लियर है ये बात?
चलिएगा आगे। तो आप लोग जब लिखोगे ऑब्वियसली स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी आपकी, आपको वो लेंदी वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। एसएम का पेपर आप 1 से सवा घंटे में अगर कर लेते हो, और वो तभी हो पाता है 1 से सवा घंटा, मैंने बहुत कम बोला है, पर ये हो जाता है तब कब, जब आप लोग ऑब्वियसली क्लास से डे 1 से आप कंसिस्टेंट हो। तो बचे हुए टाइम पे देखो बेटा, आप लोगों को एफएम भी करना है, सिर्फ एसएम नहीं है, आपको एफएम के सवाल भी करने हैं। तो टाइम आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल में अच्छे हो तो प्रैक्टिकल की स्पीड को बढ़ा लो, थ्योरी में अच्छे हो तो फटाफट से थ्योरी की कहानियाँ लिख के पेपर को साइड में करो। तो मुझे नहीं पता है एफएम का भी आपका क्या चल रहा है, शुरू हुआ है नहीं हुआ, कर रहे हो नहीं कर रहे। फिलहाल के लिए अगर एसएम है तो इसको अभी अपना स्ट्रेंथ बना लो, लिख के एक बार डेली जो है प्रैक्टिस कर लो। एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, फिर वील वाइंड अप द क्लास। ऑनलाइन गिव मी अ थम्स अप, आर वी क्लियर ऑन दिस, कैन वी मूव फर्दर? चलो सुनेंगे। कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड प्रोडक्ट। मैंने आपको कल भी बताया था प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट में गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं। मैं बेटा ये सेल बेच रही हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ? क्या ये प्रोडक्ट गुड है या सर्विस? गुड्स है। क्या आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो? टैंजिबल। प्रोडक्ट टैंजिबल भी हो सकता है, यानी कि टैंजिबल होगा तो वो गुड्स होंगे। पर बेटा मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं डब्बे में बंद करके कोई चीज़ दे रही हूँ आज आपको? नहीं, मैं सर्विसेज दे रही हूँ। क्या मेरी सर्विसेज को ऐसे आप छू के ऐसे महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप सिर्फ फील कर सकते हो मैं कितना अच्छा या कितना बुरा पढ़ा रही हूँ। सेकंड वाली चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ, मैं कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ आप फील कर सकते हो। इनटैंजिबल यानी कि सर्विस जो है वो होती है। ठीक है जी, चले। इट माइट बी फिजिकल गुड और अ सर्विस एन एक्सपीरियंस। तो सर्विस क्या है? आपका एक्सपीरियंस है। आप मुझे मेरी सर्विसेज को सिर्फ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, उसकी क्वालिटी को सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्वालिटी पढ़ाने की मेरी अच्छी है या अच्छी नहीं है। बिजनेस प्रोडक्ट्स हैव सर्टेन फीचर्स एज फॉलोज। प्रोडक्ट्स आर ईदर टैंजिबल और इनटैंजिबल। अ टैंजिबल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल्ड, आप इसको ऐसे हैंडल पकड़ सकते हो, देख सकते हो, फिजिकली आप इसको फील कर सकते हो, सच एज अ कार, बुक, पेन, टेबल, मोबाइल, हैंडसेट, सो ऑन। अभी ये टॉपिक ऐसा है बेटा, बहुत जनरल है, मुझे नहीं लगता इसको लिखवाने की ज़रूरत है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब टॉपिक है, लर्निंग में प्रॉब्लम आएगा, वहाँ ऑब्वियसली मैं लिखवाऊंगी। अब मैं ये क्या लिखवाऊँ कि प्रोडक्ट गुड होता है, सर्विस होती है, गुड टैंजिबल होता है, सर्विस इंटैंजिबल, ये चीज़ें लिखवाने वाली नहीं है, तो ये भी टाइम बर्बाद है। आगे सुनो। ऑल्टरनेटिवली एन इनटैंजिबल प्रोडक्ट इज नॉट अ फिजिकल गुड। आपको पता है इनटैंजिबल चीज़ अगर होगी तो वो फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी ना होगा उसका, सच एज टेलीकॉम सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रिपेयर सर्विसेज। आगे चलेंगे। कह रहे ये बेटा फ्री में दे दूंगी, मैं बिजनेस कर रही हूँ, चैरिटी नहीं कर रही, फ्री में दे दूंगी, कभी नहीं दूंगी फ्री में, इसका कोई प्राइस होगा। अच्छा ये तो गुड है, मैं सर्विसेज की बात करती हूँ, फ्री में पढ़ रहे हो यहाँ पे? नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए आपने पैसे दिए हैं, तो चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, यानी कि कैसा भी प्रोडक्ट हो, इट हैज़ अ प्राइस। मुफ्त में, फ्री फंड में नहीं मिलती है चीज़ें, इट हैज़ अ प्राइस। अच्छा अब यहाँ पे तो ना इको लर्न करेंगे। अच्छा आपको याद है बेटा प्रोडक्ट के प्राइजेस कैसे डिसाइड होते थे? विद द हेल्प ऑफ, हाँ बोलो आवाज आई, intersection of demand and supply. The market price is the price at which, याद है, quantity supplied equals to quantity demanded equals quantity desired. The dynamics of supply and demand influence the market price. अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, आप मुझे सोच के बताओ बेटा। कंपटीशन आज के ज़माने में बेहद है, ठीक है। आज के टाइम पे क्योंकि कंपटीशन है, बिजनेसेस आर नॉट एबल टू फिक्स मार्केट प्राइसेस बाय एडिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑन द कॉस्ट। सुनना बेटा, क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के दो तरीके। मान लीजिए मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीज़ को बनाने की 10 रुपये आई है, मैंने कहा मैं 10% अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगी तो चीज़ 11 रुपये पे मार्केट पे बिकेगी। अब बेटा सोच के देखो, मेरा पड़ोसी 9 रुपये पे सेम चीज़ बना रहा है और वो भी 10% का प्रॉफिट ही रख रहा है, तो वो कितने का बेच रहा होगा? 10.9 पर।
बताओ बेटा किसकी बिकेगी, ए की या बी की? बी की। बेटा प्रॉफिट मार्जिन तो दोनों के सेम है, फिर भी ऐसा क्या हो गया कि इसका ज़्यादा बिक रहा है? आज के ज़माने में बिजनेस फर्म्स अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर नहीं कमाती, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके कमाती हैं। कंपटीशन है, कंपटीशन है, आपको अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ, अच्छा, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कम भी ऐसे करो कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया तो एक व्यक्ति बेटा ज्यादा पैसा अच्छी क्वालिटी के लिए देने के लिए कभी नहीं घबराएगा। एप्पल के लिए वो कभी नहीं लाखों रुपए देता है तो सोचता है, घबराता नहीं है, उल्टा क्या स्टेटस दिखाता है अपना, मेरे पास लाखों का फोन है। वो रोता नहीं है किसी कमरे में बैठ के मैंने लाखों रुपए की चीज खरीद ले रहे, खुद अपनी मर्जी से खरीद के तुम आए हो। क्यों? क्योंकि तुमको क्वालिटी मिली है। तो आप सोचो कि मैं रेट को कम करके मार्केट कैप्चर कर लूं, तो बेटा ये वन टाइम सोच है, लॉन्ग रन में आप बर्बाद होने वाले हो। अगर आपको क्वालिटी भी मेंटेन करके आप सस्ते रेट पे दे रहे हो तभी आप चलोगे। इंडिया में चलता है चीप एंड बेस्ट, इसको बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। पढ़ेंगे चीप एंड बेस्ट, इसका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये चीप एंड बेस्ट हमें पता था, सस्ता और टिकाऊ, ये हमको पता था, ये तो हमारी आम जनरल लैंग्वेज है ना। आप तो सीए के बच्चे हो, आप इस चीज को बोलोगे कौन सी स्ट्रैटेजी? कॉस्ट, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। बेस्ट कॉस्ट, सस्ते रेट पे, प्रोवाइडर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने वाली स्ट्रैटेजी, चीप एंड बेस्ट। आइएगा, तो कह रहे हैं आज के ज़माने में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो बिजनेसेस जो मार्केट प्राइस फिक्स करती हैं वो बाय एडिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन द कॉस्ट ऐसा नहीं होता है। तो कैसे फिर मैम प्रॉफिट अर्न करते हैं? दे वर्क ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट और फिर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की ये लोग कोशिश करते हैं। क्लियर है जी? सो पहले हमने किया प्रोडक्ट एज अ प्राइस, नहीं, सबसे पहले हमने किया प्रोडक्ट टैंजिबल इंटैंजिबल हो सकता है। टैंजिबल गुड्स होंगे, कैन बी सीन, कैन बी फेल्ड, कैन बी हैंडल्ड, ये तरीके, एग्जाम्पल कार, मोबाइल, वाटर बॉटल्स, पेन, एनीथिंग। इंटैंजिबल सर्विस होगी, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, दे कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग सर्विसेज, रिपेयर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज। प्रोडक्ट हैज अ प्राइस, either a product either a good or a service both carries a price। प्राइस कैसा जो है डिटरमाइन होता है with the help of intersection of market forces of demand and supply। at this very particular price quantity demanded is equal to quantity supplied। nowadays on account of competitions the business firms do not earn profits by adding profit margins but by reducing the cost of production। we are done। क्या करना था इसमें? इतना तो कर ही सकते हैं। बड़ी जनरल बातें थी, कोई ऐसी मैंने हवाबाजी तो की नहीं कि निकल जाए ऊपर से। चलिएगा आगे सुनेंगे। कह रहे प्रोडक्ट हैज सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन। मैं यही ये रोज आपने देखा होगा, यही वाला कप होता है, फाउंडेशन से यही चल रहा है। ऐसा क्या खास है? मैं इसको टूटने भी नहीं देती, बड़े ध्यान से रखती हूँ इसको, है। इसमें ऐसा क्या है? मुझे ना ये वाला पॉइंट समझाना है ना बेटा मेरा ना नाम लिखा है, नाम लिखा है मेरा। अच्छा, इससे पहले वाला जो था ना उसके आगे तो सीए भी लिखा था, उसको तो मैं और सहेज के रखती थी, और वो ना वाइट कलर का था तो मेरा नाम उसके ऊपर सीए ज्योति वो ब्लैक से लिखा था, बोल्ड में लिखा था, तो वो वैसे उभर के दिखता था। इसमें शायद आपको इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, पास से देखना पड़ता है, बेस गोल्डन है। एनी हाउ, फिर भी इसी ग्लास को ना मैंने यहीं रखा हुआ है, मैं घर पे भी तो रख सकती हूँ, मैंने यहीं रखा हुआ है। ऐसा क्यों? मैं टूटने भी नहीं देती। एग्जैक्टली सही है। मुझको बेटा एक कोई एप्पल का फोन दो, एप्पल का फोन बेटा मेरे पास भी नहीं है, मेरी ना एक वक्त की रोटी अभी मुझे अलाउ नहीं कर रही, दो बेटा, सॉरी। देखो बेटा, आज घर जाऊंगी, इस पे सेल्फी लूंगी, चेहरा नहीं दिखाऊंगी, आधा कटा सेब दिखाऊंगी। ऐसी होती है ना सेल्फीज। घूमी घूमी करने जाएंगे, गेड़ी मारने जाएंगे बाय फ्लाइट, तो क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे हाथ पे हाथ, समझ रहे हो, और फिर उसके ऊपर हम ऐसे सेल्फी लेते हैं। उस पर भी मतलब इस तरीके से सेल्फी आती है कि आपको पता चलता है वो एप्पल की सेल्फी है। बेटा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो लाखों रुपए बच्चा खर्च करके फ़ोन ले रहा है। अब समझो, सेटिस्फैक्शन के लिए आप पैसा दे दोगे। बर्गर खाना है, चाउमीन खानी है, उल्टी चीज़ें कुछ भी चीज़ खानी है,
आपको मैकडॉनल्ड्स क्या दे रहा है, मतलब कोई बहुत हेल्दी फूड दे रहा है? पूरा जंक भरा हुआ है। बचपन में सीख के आते थे जंक फूड्स आर हेल्दी, फिर भी जा जाके पैसा दे के खा के आते। स्वाद, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं भैया, प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हो। आज के ज़माने में लोग प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनको ज़रूरत है, इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको ना कुछ उसमें ऐसा फीचर मिल रहा है जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, इनको फ़ोन की ज़रूरत है, तो वो लाल और हरा बटन वाले फ़ोन वो इस्तेमाल कर ले, ना जी ना। चलो सैमसंग पे आ जाओ, वीवो पे आ जाओ, ना जी ना, हम तो आईफोन खरीदेंगे। देखो, डू नॉट टेक इट पर्सनली, सिर्फ एग्जाम्पल है। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ आईफोन खरीदेंगे, उसमें प्रिवेसी फीचर अच्छा है, उसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी है। आज मैं कपड़े पहन रही हूँ तो मैं तो भैया ब्रांडेड ही पहनूंगी, रोड पे भी तो चल रहे हैं कपड़े, मैं वहां से क्यों नहीं पहन रही? अगर अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं तो ब्रांडेड पहनूंगी। ब्रांडेड भी लेके देख लिया, पैंटालून्स का सूट खरीदा, एक बार पहना, सोचा था पैंटालून से बहुत अच्छा चलेगा, ग्रीन कलर का खरीद लिया। ये मैंने हर एग्जाम्पल ना हर बैच में दिया है आपको अवेयर करने के लिए। खरीद लिया सूट, अच्छा खासा रेट देकर आई उस सूट का मैं। भाई साहब पहली बार पहन के पहली बार धोया, वो हरा रंग पता नहीं कौन सा रंग बन गया, उसने रंग छोड़ दिया अपना। आप मुझे सोच के बताओ बेटा, अगर सेलर मुझे पहले ही बता देता कि ये हरकतें होंगी तो मैं खरीदती वो चीज़? कभी नहीं खरीदती। तो एक सेलर अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस ना होते हुए भी कुछ ना कुछ यूनिक जबरदस्ती का डाल देगा। हम जा रहे हैं मम्मा के साथ कोई सूट खरीदने, कोई चीज खरीदने, हम बोलते हैं वो बाजू वाले भैया जी तो इतने का दे रहे हैं, तो वो कहते हैं तुम उन्हीं से खरीद लो। सीधा जवाब, तुम उन्हीं से खरीद लो। और एक काम करना, अपने लिए भी खरीदना, मेरे लिए भी खरीद लेना, तुमसे मैं खरीद लूंगा। ये भी जवाब मिल जाता है आगे से। और क्या अपने आप को कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, जी हमारे कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप उनके कपड़ा कुछ और होगा, ऐसा जस्टिफिकेशन देते हैं। भैया प्रोडक्ट आज के ज़माने में रिक्वायरमेंट से लोग कम खरीदते हैं, उसमें कुछ फीचर्स होंगे ना वो ज़्यादा खरीदते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। सैमसंग के फ़ोन कहा जाता है हैंग हो जाते हैं, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है पर जी हैंग हो जाते हैं, तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। पर एप्पल वही मक्खन की तरह चलता है, एक बार एप्पल खरीदूंगी बार बार एप्पल ही खरीदूंगी, उसमें यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, उसमें हैंग नहीं होता, प्रिवेसी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट शुड बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स फॉर हुम दे आर मेंट। जैसे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, मैंने आपको बताया, हम लोग जब भी कोई फ़ोन खरीदते हैं तो हम चेक करते हैं कितना रैम है उसमें, कितना इंटरनल स्टोरेज है, कितना गाड़ी खरीद रहे हो तो माइलेज कितनी देती है, उसका डिज़ाइन भी हम चेक करते हैं। यार ये गाड़ी अच्छी तो लग रही है, बजट में भी है, पर ना देखने में बड़ी अजीब सी लग रही है, डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, हमें डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा। उसके बाद क्वालिटी और उसको यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस। तो एक ना रील मैं आपको और दिखाऊंगी इस रिस्पेक्ट में। हमारे जो सेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट जब उनको बेचना होता है ना, उनको प्रोडक्ट ऐसे बेचना चाहिए जैसे वो खुद उसके खरीदार हों। अगर जो प्रोडक्ट आप लोगों को बांट रहे हो, बेच रहे हो, अगर वो खुद इस्तेमाल करना पड़ता तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते? इफ़ द आंसर इज येस, आप अच्छा काम कर रहे हो। इफ द आंसर इज नो, वो आपका प्रोडक्ट नीड सम इम्प्रूवमेंट्स, तो इम्प्रूवमेंट करो। जो दिक्कत आपको आ रही है वो सामने वाले को भी आएगी, तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे। अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाओ। उस क्रिटिसिज्म को दिल पे लेके साइड में बैठ जाए तो काम नहीं चलेगा। इस केस में मैंने, आप याद करो, कैडबरी का फाउंडेशन में एग्जाम्पल दिया था, चॉकलेट्स में से कीड़े वॉर्म्स निकले थे, इन्होंने अपनी पैकेजिंग बदल दी। अब आप चेक करो बेटा, एक और एग्जाम्पल इसके लिए देती हूँ। लेट से बेटा पार्ले जी के बिस्किट, टाइगर के बिस्किट, वहीं बेटा सनफीस्ट, वहीं बेटा आपके डार्क फैंटेसी, वहीं आपके हाइड एंड सीक। मुझे बताओ बेटा, नाम से पार्ले जी, टाइगर, ये कैसे नाम लग रहे हैं? जो एक एवरेज व्यक्ति कंज्यूम करता होगा वो, या एक अच्छे कैटेगरी का व्यक्ति? एवरेज व्यक्ति। इनका नाम सुन के ही ना अमीरों वाली फीलिंग आती है। हाइड एंड सीक का तो डब्बा भी खरीद लो तो डब्बा बाहर अलग, एक एक बिस्किट अलग अंदर पैक हुआ है, जैसे पता नहीं सोना निकलेगा अंदर से। तो बेटा पैकेजिंग का ही तो पैसा कमा रहा है ये। क्या, किस चीज का पैसा कमा रहा है? तुमको पैसा कमाना है तो भैया चीज कुछ ऐसी दो जो दूसरा ना दे रहा हो।
वो भी बिस्किट है, वो भी आटा मैदा से बना होगा, इट इज जस्ट दैट उसकी पैकेजिंग दिखावा ऐसा कर दिया, अपीयरेंस ऐसा दे दिया, लोग दीवाने हुए पड़े हैं। बड़ा ऐसा लगता है ये हाइड एंड सीक डार्क फैंटेसी, इनको खा के ऐसा लगता है कितनी हाइजीनिक कंडीशंस में बना होगा। एक एक बिस्किट अलग अलग डब्बे में पैक है, अलग अलग पैकेट में पैक है, पता नहीं कितना अच्छा हाइजीन कितना मेंटेन कर रखा होगा। बेटा वैल्यू इसी चीज के पैसे कमा रहा है वो डार्क फैंटेसी। डार्क फैंटेसी तो नहीं मिलता तुमको 5 रुपए में पार्ले जी मिल जाता है, 10 रुपए में ये तो नहीं मिलते, ये टाइगर पार्ले जी मिल जाते हैं। क्यों ये, क्यों 10 रुपए 5 रुपए पे मिलते हैं और ये क्यों नहीं मिलता? वैल्यू दे रहा है तुमको, इसी बात का वो पैसा कमाएगा, इसी बात का तो वो पैसा कमाएगा। आगे चेक करो, फीचर्स देखो, लाइन पढ़ो, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट विल डिस्टिंग्विश इट इन टर्म्स ऑफ function, quality, design, experience. Customers' cumulative experience with a product from its purchase to the end of its useful life is an important component of a product feature. Next check करो बेटा, अरे आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस किस लिए कर रहे हो? बिजनेस किस लिए कर रहे हो? खुद को निहारने के लिए, या दूसरा आएगा आपको निहार के जाएगा? प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट कैसे कमा पाओगे? जब कोई प्रोडक्ट बेचोगे, चाहे गुड हो चाहे सर्विस हो। तो यही तो लिखा है, कह रहे प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है, द प्रोडक्ट इज एट द सेंटर। करेंगे बेटा, सहज करेंगे बेटा, हम स्टारबक्स की केस स्टडी में करवाऊंगी, बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। The product is at the center of business around which all strategic activities revolve. The product enables production, क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक। क्या बेटा ये सभी नाम आपके वैल्यू चेन एनालिसिस के प्राइमरी के हैं? तो पहले इसलिए पढ़ाया ही वो था कि बाकी आगे के टॉपिक्स में आपको रिलेट करने में आसानी हो जाए। यानी कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि सभी प्राइमरी एक्टिविटीज, सभी सपोर्ट एक्टिविटीज इस तरीके से इंप्लीमेंट हो कि आप बिजनेस आप प्रॉफिट्स कमा पाओ उस बिजनेस में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचकर। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? अ प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। हर एक प्रोडक्ट की एक अपना टेन्योर होता है, एक यूजफुल लाइफ होती है, और वो यूजफुल लाइफ खत्म। तो बेटा अगर आप वही प्रोडक्ट दोबारा खरीद रहे हो ना, सेलर, मैन्युफैक्चरर सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाएगा। और अगर आप इंतजार कर रहे हो फटाफट से खत्म हो, फटाफट से ये कपड़ा फटे, फटाफट से हम दूसरा लेकर आए, सेलर सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर आप एक प्रोडक्ट लेने के बाद आप 10 लोगों को रेकमेंड कर रहे हो, बिजनेस चल गया। और अगर आप नेगेटिव डी मार्केटिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट फेल है, बिजनेसमैन फेल है। एवरी प्रोडक्ट हैज अ यूजेबल लाइफ आफ्टर विच इट मस्ट बी रिप्लेस्ड एज वेल एज द लाइफ साइकिल आफ्टर विच इट इज टू बी री इन्वेंटेड और मे सीज टू एग्जिस्ट। आज की अगर हम बात करें बेटा, मे सीज टू एग्जिस्ट का एग्जाम्पल आप कौन सा ले सकते हो? जैसे आपको पता होगा पुराने ज़माने में, पुराना ज़माना कौन सा, बहुत पुराना नहीं, डोंगल्स आते थे वाईफाई के लिए, आज नहीं चलते। इसके लिए ये वाली मार्केट, डोंगल्स की मार्केट, सीज टू एग्जिस्ट, स्टॉप, सीज मतलब रुक जाना, आज एग्जिस्ट नहीं करती। आप ना मम्मी पापा से पूछना, उनकी शादी की कैसेट वीसीआर में चलती थी, आज के टाइम पे वीसीआर भी गायब है मार्केट से। नेक्स्ट, आफ्टर विच इट इज टू बी री इन्वेंटेड। अगर वो प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, अब आप चेक करो आजकल गाड़ियां 15 साल से ऊपर दिल्ली में नहीं चलेंगी। तो अगर आपको उसी गाड़ी से बहुत बेनिफिट मिला, बहुत इंजॉय किया आपने, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप वापस से खरीदोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि टाटास की गाड़ियां बस एक ही लॉट में एक ही बारी वो वाला डिज़ाइन बनता है, अब दोबारा नहीं बनेगा। लोगों को पसंद आ रहा है तो वो री इन्वेंट, रिप्रोड्यूस भी होता है इस तरीके से। वी हैव ऑब्जर्व दैट द फिक्स्ड लाइन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, याद है आपको वो डब्बे वाले फ़ोन, आज भी MTNL BSNL में लगे हुए हैं, पर घर घर में नहीं लगे हुए, हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। डोंगल्स ख़त्म हो गए हैं, हम जो है इसका वायर्स के थ्रू जो है वाईफाई कनेक्शन हम लेने की कोशिश जो है वो फाइबर की जो वायर्स होती हैं उनसे हम इस्तेमाल जो है उनका हम करते हैं। तो कह रहे हैं प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उस प्रोडक्ट को आपको या तो दोबारा से रिप्रोड्यूस करो, री इन्वेंट करो, या फिर उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट बेहतर फीचर का लेकर आ जाओ। ठीक है जी,
घर जाके इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना। प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट कैन ईदर बी टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल होगा तो वो गुड होगा, इंटैंजिबल सर्विस होगी। इट हैज़ अ प्राइस, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज के इंटरसेक्शन से मिलता है। QD QS बराबर होता है इस प्राइस पे। आज के टाइम पे प्राइस कैसे सेट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके, प्रॉफिट मार्जिन को हम नहीं छेड़ते हैं। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, सेटिस्फैक्शन क्रिएट करे। बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमाने के लिए कर रहे हैं। प्रॉफिट्स तभी कमाएंगे जब कोई प्रोडक्ट हम बनाएंगे, बेचेंगे। प्रोडक्ट कैन ईदर बी सर्विस और अ गुड, और इट हैज़ अ यूजफुल लाइफ। आज का होमवर्क वैल्यू चेन एनालिसिस लिख कर देखना है, प्रोडक्ट्स को इसको पढ़ के देखना है, ओरली इसको लर्न करना है, लिख के वैल्यू चेन एनालिसिस करना है। डन है, कल आपसे मिलेंगे। आज यहाँ पे देखो बात हुई है लाइफ साइकिल की, कल का टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रहेगा। पूरा एक पेज का चार्ट बनवाऊंगी, रजिस्टर्स कैरी करना, बुक से लर्न नहीं करेंगे, मैं लिखवाऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय। ऑनलाइन कहीं कोई डाउट बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? ऑल डन, ठीक है, डन फॉर द डे। कैन वी एंड द क्लास? ऑनलाइन जल्दी से बताओ बेटा। कल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करेंगे और आई ट्राई उससे रिलेटेड कोई वीडियो होगी कॉन्सेप्ट की तो वो भी ज़रूर आपको दिखाएंगे, ठीक है। टेबल बनवाऊंगी, रजिस्टर्स कैरी करना। चलो जी।